वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉर्ड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। पिछले वीडियो में भी हमने कॉर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी जो हम कॉर्ड पर या जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। दूसरी हमने जीवा की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समान दूरी की जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या इसका कन्वर्ज कह सकते हैं कि अगर दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं तो वो दोनों जीवाएं समान लंबाइयाँ की होंगी। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़, एंगल प्रॉपर्टीज़, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज़, कई तरीके की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। देखिए, जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनके प्रतिच्छेदित करने का, इंटरसेक्शन करने का, इंटरसेक्ट करने के दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर चित्र बना रखा है, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि इट मे बी कि वे दोनों जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे कि हमने पहले चित्र में लिया है। पहले चित्र में आपकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे को वृत्त के अंदर किसी बिंदु पी पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये होता है जब दो जीवाएं अंतः प्रतिच्छेदित करें, अंतः प्रतिच्छेदित करें। ठीक। दूसरी आपकी कंडीशन है कि जब दो जीवाएं इस तरीके से खींची जाएं कि वो वृत्त के अंदर इस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, लेकिन अगर हम उनको और थोड़ा बढ़ा दें तो वृत्त के बाहर हो सकता है किसी एक बिंदु पर जाकर के वो दोनों क्या करें, इस पर प्रतिच्छेदित करें। यानी जब जीवाएं बाह्यतः प्रतिच्छेदित करें, क्या करें, बाह्यतः प्रतिच्छेदित करें। ठीक। तो देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब दो जीवाएं अंतः प्रतिच्छेदित करेंगी या बाह्यतः प्रतिच्छेदित करेंगी तो आपकी जो प्रमेय होती है कि उनके खंडों का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब खंडों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने ये ए बी जीवा ली और पी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो देखिए ए बी जीवा दो खंड में विभाजित हो गई, ए पी और पी बी, तो उनके खंडों का गुणनफल बराबर होता है। इसका मतलब हो जाएगा ए पी इंटू पी बी बराबर। अब दूसरी जीवा आपकी सी डी है तो इसमें भी दो खंड बनेंगे, एक बनेगा पी सी, एक बनेगा पी डी। तो ए पी इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, या इसको ए पी ना लेके याद करने के लिए सबसे आसान होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। यानी पी से ही सारी डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। पी ए बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। देखिए, सेम यही चीज़ आपके इसमें भी होती है, मतलब पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। कंडीशन दोनों ही सेम होती हैं, लेकिन लंबाइयाँ जो होती हैं बदल जाती हैं। कैसे, जब हम पी ए की बात करेंगे तो देखिए याद करिएगा, पी से ए जो होगी ये पूरी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, और पी बी जो होगी वो केवल ये डिस्टेंस होगी। पी सी जो होगी ये यहाँ से यहाँ तक की फुल डिस्टेंस होगी, और पी डी आपकी ये डिस्टेंस होगी। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे प्रश्न में हमेशा क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या किया जाएगा, हो सकता है पी बी ना दे, पूरी डिस्टेंस दे और ये डिस्टेंस दे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालना होता है। जैसे अगर हम कोई एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको मान दिया गया है, इमेजिन, ठीक है ना, कह दिया जाए कि आपकी कोई एक ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और उनके मान कुछ आपको इस प्रकार से दे दिए जाएं। कह दिया जाए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना, और पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बताइए पी डी का मान क्या होगा। इमेजिन करिए, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया आपको, है ना। तो आपको वृत्त दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, सब कुछ आपको दिया गया है। आपको निकालना क्या है, पी डी। हमको कॉन्सेप्ट पता है, हमको प्रमेय पता है, हम प्रमेय लगाएंगे कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। लेकिन यहाँ पर देखिए ए बी का मान दिया गया, ए बी का मतलब ये पूरी डिस्टेंस आपको दी गई है। तो पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। पी बी कितना है, 3 सेंटीमीटर का है।
तो अगर ये पी बी 3 सेंटीमीटर का है, पूरी 8 सेंटीमीटर है, तो ए पी कितना आएगा? तो जब हम ए पी निकालेंगे ए पी, तो ए बी माइनस पी बी, यानी 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5। अब देखिए हमें ए पी पता है, पी बी पता है, पी सी पता है, पी डी निकालना है। इस फार्मूले में लगा दीजिए पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो पी ए या ए पी ए का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा पी बी का मान कितना हो जाएगा? 3 बराबर पी सी आपका दिया गया है 4 गुणा पी डी 15। तो पी डी बराबर आपका आ जाएगा 15/4। डिवाइड कर दीजिएगा, 4 3 12, 3.75 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान आपको जो रखना है वो ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन में ये मान डायरेक्ट दिए गए हों, कभी कभी आपसे इनडायरेक्ट मान भी दिए जा सकते हैं। जैसे देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बाहता विभाजन के लिए होगा, यानी जहां पर दो जीवाएं क्या हों, एक दूसरे को बाहता विभाजित कर रही हों। यहां पर भी हो सकता है जैसे ऐसे कह दे कि मान लीजिए दिया गया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए बी दिया गया है, पी बी दिया गया है, ठीक। इधर आपका पी सी दिया गया है, पी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और पी डी बराबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको पूरी जीवा का मान दिया गया था, एक छोटे खंड का मान दिया गया, तो ये हिस्सा निकालने के लिए हमने पूरे में से इस हिस्से को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर 6, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है केवल, है ना। और ए बी दिया है, पी बी दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और पी सी, ये पी सी पूरा आपको डिस्टेंस आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, पी डी आपको निकालना है। फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम होने का मतलब फार्मूला हमको यही लगाना है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें ए बी का मान पता है, पी बी का मान पता है, लेकिन हमें ए पी का मान नहीं पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए पी निकालेंगे। तो ए पी अगर हम इस चित्र में देखें तो ए पी ए से लेकर पी तक ये डिस्टेंस है, इसमें दो डिस्टेंस जोड़ेंगे, ए बी और बी पी, तो दोनों को जोड़ दी, ए बी और बी पी को जोड़ देंगे तो ए पी कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक। तो पी ए का मान कितना दिया गया आपका 8, पी बी का मान दिया पी ए का मतलब 8 नहीं, पी ए का मतलब आपने कितना निकाला 10, पी बी कितना आपका दिया गया है 4 बराबर पी सी यानी 8 गुणा पी डी, तो पी डी बराबर आपका आ जाएगा 40/8 यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए प्रश्न आपके पूछने पर निर्भर करता है, जैसे अगर हमने ये प्रश्न लिया तो आपका ये मान दिया गया था, अगर यहीं पर आपको प्रश्न बदल दे, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए दिया गया ए बी बराबर 6, सेम क्वेश्चन ही लगभग रखते हैं, ए बी बराबर 6 दिया गया है, ठीक है ना, और ए पी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ए बी बराबर दे दिया जाए मान लो 11 सेंटीमीटर, इमेजिन करिए, ठीक। ए बी बराबर 6 दिया है और ए पी बराबर 11 दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, और पी सी बराबर आपका दिया गया है ए पी में 5 10, ठीक, और पी डी आपको निकालना है, इमेजिन करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर कहने का मतलब चित्र पूरा कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं, लेकिन केवल और केवल क्या है कि आपको इन जो ये आपके जीवाओं के मान दिए गए हैं, बस केवल इसमें आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे ए बी बराबर 6 दिया है, ठीक, ए बी 6 ही है, ए पी आपको 11 दे दिया, तो ए पी जब आपको 11 दे दिया गया है, ये हिस्सा पूरा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक, ये हिस्सा इरेज कर देते हैं। तो देखिए अगर हम इस सेकेंड एग्जाम्पल के हिसाब से जाएँ तो ए बी बराबर 6 है, ए पी ये पूरी डिस्टेंस आपको 11 सेंटीमीटर दी है, पी सी पूरी आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है, पी डी आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमें पी बी का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पी बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से यानी ए पी में से ए बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5। अब हम यही फार्मूला लगा देंगे, पी ए इंटू, अब हम फार्मूला लगाएंगे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो पी ए का मान कितना है आपका, ए पी यानी 11, पी बी कितना है आपका 5 बराबर पी सी कितना था आपका 10 गुणा पी डी, ये हो जाएगा पी डी बराबर 55/10 यानी कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा
जब भी आपसे कहा जाए अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन, है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहता है, यानी फार्मूला सेम रहता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। केवल अंतर जो बदलता है कि जब अंतः विभाजन होता है तो जो लंबाइयाँ होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं, खंडों का गुणनफल हमेशा बराबर रहता है। लेकिन जब बाह्य प्रतिच्छेदन होता है तो बाह्य बिंदु से ही सभी दूरियों की मापन किया जाता है, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, यानी जिस बिंदु पर आपकी दोनों जीवाएं प्रतिच्छेदित करती हैं सभी दूरियां उसी बिंदु से मेजर की जाती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से चारों डिस्टेंसेस जो हैं वो मेजर की जाती हैं। यहाँ पर भी इसी बिंदु से चारों डिस्टेंस मेजर की जाती हैं। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, है ना। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। जैसे हमने कोई एक कॉर्ड ड्रॉ की तो याद रखिएगा, जब भी हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ए बी, मान लीजिए किसी भी वृत्त में हमने कोई एक जीवा ए बी को ड्रॉ किया, ए बी ड्रॉ किया, तो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हम लोग किसी भी जीवा को खींचते हैं तो जीवा जो होती है वो वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटती है। ये आपका हिस्सा जो होता है ये आपका लघु वृत्त खंड कहलाता है, लघु वृत्त खंड कहलाता है, और ये हिस्सा जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक। सेकेंड थिंग, यहां पर अगर मान लीजिए वृत्त का केंद्र है ना, तो जीवा का अंश माप जो होता है ये आपका एक कोण बन रहा होता है ना, ये आपका एक कोण होता है, जैसे हम लोग कहते हैं जीवा का अंश माप, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ठीक। तो देखिए जीवा जो होती है, ठीक है ना, ये केंद्र पर कोई एक कोण बना रही होती है। अब ये जीवा जो है ये वृत्त पर अगर मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है तो इसको ऐसे मिला दें तो ये जीवा वृत्त के परिधि पर भी एक कोण बना रही है जिसे हम लोग कहते हैं APB, और ये है AOB। तो देखिए एक ही वृत्तखंड में अगर हम बात करी जाए, है ना, तो हमारा जो पहली थ्योरम होती है एंगल के संबंध में, कोणों के संबंध में, वो आपकी ये होती है कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है ना, किसका 2 गुना होता है, वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब हो जाएगा कि जो केंद्र पर बना कोण है AOB, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल APB। या इसी को दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण, किसी भी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक, ये 2 चीजें आप याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहली थ्योरम आपकी होती है एंगल प्रॉपर्टीज में कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बस इतना याद रखिएगा कि दोनों कोण एक ही जीवा के द्वारा बने होने चाहिए। जैसे ये AB जीवा है, इसी AB जीवा के द्वारा AOB बन रहा है, इसी AB जीवा के द्वारा APB बन रहा है। क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक साथ कई जीवाएं दी गई होती हैं और उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि एक ही जीवा द्वारा कौन कौन से कोण बन रहे हैं जिनका मान आपका क्या होगा, सेम होगा, या कौन किसके डबल होगा। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। दूसरी, इसी प्रॉपर्टी से निकलने वाली एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर हमने कहा कि जो जीवा होती है वो केंद्र पर कुछ न कुछ कोण अंतरित करती है। तो अगर हम मान लेते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खींचें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खींची जाए, तो वृत्त की अगर हम सबसे बड़ी जीवा खींचें तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो जीवा आपकी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, क्योंकि व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। तो अगर कह दिया जाए कि अच्छा मान लीजिए हमने कह दिया हमने एक व्यास खींच दिया, अब कहा जाए कि व्यास के द्वारा या सबसे बड़ी जीवा द्वारा अगर हम यहाँ पर ऐसे कोई कोण बनाएं ऐसे, तो ये कोण कितना अंश होगा। तो याद रखिएगा, देखिए व्यास की डेफिनेशन होती है कि स्ट्रेट लाइन या जीवा जो होती है एक सीधी रेखा होती है जो केंद्र से होकर के जाती है, और जब कोई भी रेखा सीधी होती है तो ये कोण कितने अंश का बन रहा होता है, 180 अंश का। तो अगर हम बात करें कि हमें ये APB निकालना है तो APB का मान निकालना होगा तो वो हाफ ऑफ एंगल AOB होगा इसके हिसाब से।
क्यों? क्योंकि किसी भी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर कोण AOB जो है वो कितने अंश का है? 180 अंश का है, क्योंकि AB आपकी एक जीवा है, एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा है मतलब कोण 180 अंश का हो जाएगा। तो अगर हम 180 अंश का कोण को लेंगे तो ये कर देंगे तो कितना आएगा? 90 अंश आएगा। तो एक आपकी थ्योरम निकल के आती है कि अब देखिए, चूंकि जो ये जीवा होती है, ये AB व्यास जो होती है, यानी सबसे बड़ी जीवा की अगर बात करें तो ये दोनों आपके क्या होते हैं? अर्धवृत्त। क्या होते हैं? अर्धवृत्त, है ना। ये हिस्सा भी अर्धवृत्त होगा और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? अर्धवृत्त, क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ पर जीवा क्या थी? एक को छोटा एक को बड़े हिस्से में बांटती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जीवा होती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, तो दोनों हिस्से आपके क्या कहलाते हैं? अर्धवृत्त कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? समकोण होता। ठीक, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, यानी किसी भी अर्धवृत्त पर बना हुआ समकोण जो होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो आपका कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक, अब देखिए यहीं से आगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए इस चित्र में एक ही जीवा द्वारा, ये आपकी जीवा AB है ना, एक जीवा द्वारा किसी एक ही वृत्तखंड में, बात याद रखिएगा, एक ही वृत्तखंड की बात कर रहा हूं। जैसे ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। ये दीर्घ वृत्तखंड में हम 2-3 बिंदु ले लेते हैं। ये P ले लेते हैं, यहाँ पर ये हम Q ले लेते हैं, यहाँ पर हम R ले लेते हैं। तो देखिए ऐसे मिला दें, ठीक। तो तीसरी आपकी थ्योरम होती है कि किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोणों का मान समान होता है। तो देखिए यहां पर बात करते हैं, जीवा आपकी AB है ना, एक ही जीवा है। इस जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड का मतलब देखिए ये हिस्सा लघु वृत्तखंड है और ये कौन सा हिस्सा है? आपका दीर्घ वृत्तखंड है। यहाँ पर आपका मान लीजिए केंद्र होगा। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड में 3 कोण बनाए जा रहे हैं, P, Q और R। तो एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब होगा कि एंगल APB बराबर एंगल AQB बराबर एंगल ARB, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। याद रखिएगा, एक ही वृत्तखंड में एक जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण बराबर होंगे। अब ये देखिए, ये हमने दीर्घ वृत्तखंड की बात की थी। दूसरी बात, अगर हम लघु वृत्तखंड में भी कोण बना दें, मान लीजिए ऐसे, तो ये कोण ये मान लेते हैं R, ये S बिंदु है, ये T बिंदु है। तो देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब अब देखिए ये दोनों कोण किस खंड में बन रहे हैं? ये लघु वृत्तखंड में बन रहे हैं, ये तीनों दीर्घ वृत्तखंड में। तो ये दीर्घ वृत्तखंड के तीनों कोणों का मान आपस में बराबर होगा और लघु वृत्तखंड के दोनों कोण जो एंगल ASB है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ATB, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि जो दो कोण आपको आपस में बराबर करने हैं वो दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में आने चाहिए। या तो ये दोनों कोण दीर्घ वृत्तखंड के हों या दोनों कोण लघु वृत्तखंड के हों, तभी वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर एक अगला कॉन्सेप्ट आता है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले वो समझिए, उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझेंगे, एंगल प्रॉपर्टीज को, तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं चक्रीय चतुर्भुज की, जिनका यूज हम लोग अपने सर्कल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये कोई एक वृत्त है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स आपकी वृत्त की परिधि पर स्थित हों। जैसे A, B, ये जीवाएं होंगी एक तरीके से, ऐसे A, B, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये C और ये D। ठीक, तो देखिए A, B, C, D ये आपका क्या कहलाएगा? आपका एक
चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं ए बी सी डी, वो चतुर्भुज आपका क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट एंगल, कौन से एंगल? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है समपूरक कोण। कौन से कोण? समपूरक कोण। यानी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब क्या हुआ? संपूरक का मतलब होता है कि उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। मतलब अब देखिए यहाँ पर अपोजिट की बात करें तो ए का अपोजिट कौन सा होगा? सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 अंश होगा। और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो भी हमेशा कितना होगा? 180 अंश होगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है चक्रीय चतुर्भुज की। तो कभी कभी आपका एक चतुर्भुज दे करके पूछा जाता है कि क्या ये चतुर्भुज चक्रीय हो सकता है कि नहीं। तो याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज तभी संभव होगा जब उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 अंश होगा। इसीलिए याद रखिएगा जितने भी आपके आयत होता है या आपका वर्ग होता है ये सभी चक्रीय चतुर्भुज में आते हैं, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 अंश। लेकिन अगर कह दिया जाए क्या समांतर चतुर्भुज चक्रीय हो सकता है, तो हमेशा पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा तभी वो चतुर्भुज कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। दूसरी बात आती है चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है बाह्य कोणों से संबंधित। किससे होता है? बाह्य कोणों से संबंधित। तो बाह्य कोण क्या होता है? जैसे अगर ये भुजा ए बी बी सी है, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये आपका क्या होगा? बाह्य कोण होगा, ठीक है ना। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज की भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यानी अगर हम एक्सटीरियर एंगल सी लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? अब सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ए। अगर इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने डी को ऐसे बढ़ा दिया तो अगर डी का एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा यानी एक्सटीरियर एंगल डी, तो वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। अगर हम ए को ऐसे बढ़ा दें और यहाँ पर एंगल बने एक्सटीरियर एंगल ए, तो एक्सटीरियर एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा, यानी इंटरनल एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम बी को बढ़ा दें तो एक्सटीरियर एंगल जो बी बनेगा वो किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर होगा। यानी जो आपकी थ्योरम कहती है चक्रीय चतुर्भुज में वो ये कहती है कि किसी भी भुजा को अगर हम बढ़ा दें तो उस पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो आपके सम्मुख अंतःकोण के बराबर होगा। जैसे कहते हैं अगर ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? अल्फा। अगर ये बीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा? बीटा। अगर ये गामा है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? गामा। और अगर ये सिग्मा है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? सिग्मा होगा। यानी कहने का मतलब होता है कि जो बाह्य कोण होता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज पर बनने वाला बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया है चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को। अब देखिए बात करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे लगाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। देखिए जैसे होता क्या है कि इमेजिन करिए अगर हमें कोई इस तरीके से आपका चित्र बना है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए वृत्त के प्रश्न इतने आसान होते हैं कि इसको आपको केवल मुँह ज़बानी सॉल्व करना है। ठीक, जैसे ये आपका एक वृत्त है, ये केंद्र है, ठीक, ओ, ठीक, और यहाँ पर एक ऐसे हमने जीवा खींच दी ए बी, ठीक, ये हमने, ये कोण है पी, ये हमें कोण निकालना है, इमेजिन करिए, है ना। और यहाँ पर ये केंद्र है। ठीक, अब याद रखिएगा पूछा जाए क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि देखिए इसका जो चौथा है चतुर्भुज APBO एक चतुर्भुज है, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो O शीर्ष है ये वृत्त पर स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? केंद्र पर स्थित है। तो देखिए अगर जैसे हम कह दें, मान लीजिए ये कोण आपको दिया गया है कि ये कोण जो है आपका मान लीजिए 140 अंश का है। कितने अंश का है? यानी कोण AOB जो है वो आपका 140 अंश का है और आपको APB आपको क्या करना है? निकालना है। तो देखिए अब निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, यानी इसको एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लीजिए S है, ठीक, A से ऐसे S को मिला दो, A से इसको ऐसे मिला दो,
ठीक। तो अच्छा ध्यान से देखिएगा, ए पी बी और एस ये चारों बिंदु जो हैं ये वृत्त पर स्थित हैं, मतलब जो ए पी बी एस ये जो होगा ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये इस कोण का मान क्या होगा, तो देखिए बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज को लगाइए। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। पहली चीज तो ये कोण दुगुना होता है किसका? इस कोण का। तो अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कोण कितना आएगा? इसका आधा, यानी कितने डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। यानी 140 है, 140 का आधा कितना होगा? 70 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अपोजिट कोणों का योग कितना होता है, यानी जो एक दूसरे के सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो इसका मतलब होगा, अब एस के अपोजिट कोण कौन सा है? पी। तो एंगल एस प्लस एंगल पी जो होगा वो कितना होगा? 180 अंश। तो एस का मान 70 है, 70 प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण पी बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 यानी 110। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, ये 70 है तो पी का मान कितना होगा? योग 180 आ जाए तो 70 और 110 180 होगा। 180 में से 70 घटा दीजिए, ये कोण कितना आ जाएगा? 110 अंश आ जाएगा। ये आपके हो गई बेसिक तरीका फाइंड आउट करने का। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है, कई बार आपको क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से दी गई होती है। अब इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है उसको समझ लीजिएगा एक बार, उसके बाद आपका ये वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आपका कोई एक वृत्त दिया गया है और कह दिया जाए कि ये जो वृत्त है, वृत्त के अंदर एक आपका एक त्रिभुज बना है ना, इस तरीके से। और ये जो त्रिभुज है मान लेते हैं ए बी सी, किसी वृत्त के अंदर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक। तो इसके द्वारा इस केंद्र पर बनने वाला कोण और इस दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। यानी आपको 2 कोण ज्ञात करने हैं। एक कोण ज्ञात करना है एंगल बी ओ सी, है ना, और एक कोण आपको ज्ञात करना है बी डी सी। ठीक। तो देखिए सबसे पहली चीज हमने आपको क्या बताया है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो 2 तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से। यहाँ पर क्या था, आपको कोण का मान दिया गया था 140 या ये 170, कुछ भी आपको मान क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक। यहाँ पर आपको मान नहीं दिया गया है। मान ना दिया गया होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको प्रश्न में बोल दिया कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब आपको याद रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। इसका मतलब है कि कोण ए जो होगा वो भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। ये भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। ये भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। ये होता है इनडायरेक्ट तरीका। अब इसमें प्रश्न में कहा गया कि अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि कोण ए ओ बी ये जो कोण होता है ना, या केंद्र पर बना कोण, किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है? इसका 2 गुना होगा। तो कोण बी ओ सी जो होगा केंद्र पर बना कोण है, ये किसका 2 गुना होगा? कोण ए का। ठीक। अब ये देखिए ये जीवा है, जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है? ए। तो ए का 2 गुना होगा तो बी ओ सी 2 इंटू कोण बी ए सी आ जाएगा, यानी 2 गुणा 60 यानी कितना हो जाएगा? 120 अंश। दूसरी चीज फिर आपसे पूछा गया है इस कोण का मान कितना होगा? तो ध्यान से देखिए ए बी डी सी जो है ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। सम्मुख कोणों का योग आपका कितना होगा? 180 अंश होगा। तो ये 60 है तो इसका मान कितना आना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। तो यहाँ से एंगल डी निकालेंगे तो 180 माइनस 60 यानी वो भी कितना आएगा आपका? 120 अंश आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिनका उत्तर देना बहुत आसान होता है। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। ये और ये कोण 180 अंश होंगे तो ये 60 है तो इसका मान कितना आना चाहिए? 120 अंश। याद रखिएगा सर्कल्स को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तब तक वेट कीजिए, इस सेक्शंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।